हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिंग डे है, आपकी बात होगी। राहिल अशर हैं हमारे साथ कराची से, पहले कॉलर। जी राहिल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुबशर साहब, आज वाला ये नस्ला टावर के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि शाम को जो यहाँ पे मैदान जंग बना है, बेचारे जो जिन इफेक्टेड लोग हैं जो मुजाहरा करने आए थे, उनके ऊपर जिस बेदर्दी से पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस किया, उसके ऊपर मैं 2-3 बात करूँगा। एक तो मेरा ख्याल है, मेरी अपनी जाती राय है कि जी हमारी जो रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनको चाहिए था कि जी पहले सिंध गवर्नमेंट या जो बिल्डर उनसे पैसे लेके रखते और जो इफेक्टिव हैं उनको अदालत के थ्रू पेमेंट होती, फिर बेशक गिरा देते तो इतना बड़ा हैसल नहीं होता, क्योंकि वो बेचारे परेशान है। जाहिर है कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। लेकिन इस मुल्क में दोहरा कानून है। पंजाब में 600 सोसाइटी को रेगुलाइज कर दिया, बनी गाला को कर दिया, ग्रैंड पैलेस उसको कर दिया, जो इस्लामाबाद में बन रहे हैं। सबसे बढ़ के दोहरा में आ रहा है बैरिया टाउन के लिए। आप लोगों ने कितने प्रोग्राम किए बैरिया टाउन के? 90% जमीन वहाँ कब्जे की है, वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ इस किस्म के एक्सट्रीम कदम स्टेप्स क्यों नहीं उठाए जाते? वहाँ पे भी तो इफेक्टेड है, लोगों के लाखों रुपए डूब गए। मैं आखिरी बात करूंगा कि जी मौजूदा जो है चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने 2019 से 2 ऑर्डर पास किए हुए। एक आयशा बुहानी के साथ जो नेवी के बेंगलोर बने हुए, वो दीवार तोड़ने के लिए, सीओडी रोड पे एक जो एमयू की जमीन पे सिनेमा हाउस बना है, वो तोड़ने के लिए, वो तो आज तक टूटा नहीं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा राहिल भाई, होल्ड ऑन, आप हमारे, अच्छा वो चले गए भारत, मैं से पूछना था। हाँ लेकिन देखिए उन्होंने ये बात सही कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर देता कि भाई पहले आप रकम रखवाएं, जिस तरह उन्होंने बहरिया टाउन के उसमें किया, तो एक ही उसमें वो करना चाहिए था, क्योंकि जो बेचारे वहाँ रहने वाले हैं, अब जो भी आप कह लें, लेकिन वो रुल गए हैं और रुलते रहेंगे कम से कम 2-3 साल। बिल्कुल। अब ये और 2-3 साल के बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी गारंटी तो है नहीं। 2-3 साल तो चलो एक बड़े एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म के आपने टाइम फ्रेम दिया है। जो मेरे ख्याल राहिल साहब जो बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। मैं अभी आते हुए भी हम इसी को ही डिस्कस कर रहे थे। और देखिए गैर कानूनी है, बिल्कुल आप गिराएं। ये बात एक अलग है कि जी और भी बहुत गैर कानूनी है, उनको आप गिराएं। उसको उस मसले को एक सेकंड के लिए हम साइड पर रखते हैं। जिन लोगों ने जगह खरीदी थी उनके सामने तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स थी, सारे ठप्पे लगे हुए हैं, सारे सिग्नेचर हुए हुए हैं। ये जो इनके साथ हो रहा है, ये आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। अब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल वो रुलते रहेंगे। और मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जी वो बिल्डर से पैसे लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन 2-3 साल तक यार इन लोगों ने क्या करना है? और 2-3 साल भी हम पैसे लेना, हाँ, बैल से दूध निकालना नहीं। और दूसरी बात, जो पैसे देंगे वो देंगे, 2 लाख एक महीने दे दिए, फिर 4 लाख दूसरे महीने दे दिए, फिर 1 लाख दे दिया भाई। तो वो जब इस तरह होगा तो जाहिर है वो यकमुश्त तो नहीं मिलेंगे कि दे कैन बाय प्रॉपर्टी एल्सवेयर या अपना कोई ठिकाना कर लें। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि वो पहले पैसे रख लेते, जिस तरह उन्होंने बहरिया टाउन के साथ किया। एक प्रेसिडेंट तो है ना। हाँ बिल्कुल है। और दूसरी बात है कि मतलब ज़्यादातर लोग इस इशू को समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोग हैं जो अभी तक कहते हैं कि जी इनकी अपनी गलती है, इनको पहले चेक करना चाहिए था कि गैर कानूनी है कानूनी है। सर आप जाके चेक करके कोशिश करें और देखें कि आपके साथ क्या आपको सारे कागज दे देंगे। सारे कागज यहाँ तो ये होता है कि आपने प्लॉट खरीदा होता है तो पता लगता है कि वो प्लॉट 4 जगह बिक चुका है, यानी उसका लीगल आपको, आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं सारे के सारे। डाउन चेक करें। हाँ। एक प्रॉपर्टी होगी सर 10 लोगों को बिकी हुई होगी। ये एक ट्रूथ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात है कि आपको भी पता है, आपके भी डीएम्स, मेरे भी डीएम्स भरे हुए हैं लोगों के साथ के साथ 8 साल हो गए हैं, हमने इस स्कीम में पैसे दिए थे, हमें कुछ नहीं मिला, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हुई। ये ऐसे ही तो होता है। एएसएफ सोसाइटी का, एएसएफ सोसाइटी के डीएम आए हुए हैं, 1000 और क्या आए हैं। इस पे करेंगे हम। सहर हमीद हैं जी कराची से हमारे साथ। जी सहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन यही मसला जो चल रहा है नस्ला टावर का, देखें एक तो इनके सरमाया सारा डूब गया, और दूसरे इतने बाइज्जत लोगों को, उनको इस तरह ये लोग लाठियां मार रहे हैं और इन पे आंसू गैस फेंक रहे हैं। कम से कम इतना तो लिहाज करना चाहिए ना, इन्हें अच्छी तरह से डील करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। मौजूद लोग एक तो अपना घर बार इनका इनसे छूट गया, दूसरे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। दूसरे एक बात ये है कि सबको यही नजर आता है, आप देखिए कराची में कितने
हर जगह नाजायज तजावजात होंगी, लेकिन आप ये देखिए शादी हॉल टूटे तो किसके टूटे आपको भी पता है। आप जितने लगाने अंदाज कितने लोग बेघर हुए। यहाँ संगम ग्राउंड जो दस्तगीर में संगम ग्राउंड था उसमें पीटीआई के असलम खान ने आते ही हफ्ता बाजार खत्म कर दिया, बुध बाजार खत्म कर दिया, इतने लोग बेरोजगार कर दिया। आप ये देखें हर जगह इन लोगों ने कितने लोग बेरोजगार किए हैं। कहाँ क्या जुल्म कर रहे हैं ये लोग। बहन मसला सिर्फ ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ऑर्डर किया, मतलब कमिश्नर को जिस तरह से बुला के उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई कभी मतलब तो वो पुलिस इस वक्त ये डर रही है कि अगर हमने ज़रा सा भी कोई कोताही दिखाई तो वो आईजी को बुला के उसके साथ भी वही चीफ सेक्रेटरी वाला चीफ कमिश्नर वाला सलूक ना करें। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन तो दे दिया है, अब वो उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन होगी, मगर साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को ये इंश्योर ज़रूर करना पड़ेगा, वरना सब बात करेंगे कि जनाब फिर बहरिया टाउन कैसे हो गया, फिर ग्रैंड हाइट्स कैसे हो गया, बनी गाला कैसे हो गया रेगुलराइज। अगर तो ये जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं जिनका आपस में बिल्कुल ऑपोजिट फ़ैसले हैं, और कोई यहाँ ये नहीं कह रहा कि नस्ला टावर जो है वो सही बना हुआ है, वो गलत बना हुआ है। उनके कुछ पोर्शन जो है वो सड़क कब्जाई भी है, बिल्कुल उसे गिरना चाहिए, मगर फिर ये अप्लाई ना सबके ऊपर होना चाहिए और इसी तरीके से होना चाहिए। आज और एक आप उनकी जगह में होते आप रोड पे नहीं निकलते अभी क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा रोड पे वो पता क्यों निकले? इसलिए कि रोड है, कार साथ से जाहिर है आप भी गुजरते होंगे, हमेशा आप भी गुजरते हैं, मेरा तो रोजाना गुजर होता है। एक पूरी साइड रोड दीवार के उस तरफ पीली गायब हो गई, एक साइड रोड मौजूद है उस पे, इसलिए ध्यान नहीं जाता कि दीवार बहुत ऊंची है, उसे किसी भी इदारे के लिए फलांगना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आज बहरहाल चीफ साहब ने फलांगने की कोशिश की, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिए थे कि जनाब ये जो बाकी सिनेमा की तरफ जो आपने इशारा किया, राहिल अशर ने भी किया, उन्होंने कहा मैं पूरी सर्विस रोड की बात कर रहा हूँ। पूरी सर्विस रोड गायब हो गई। हाँ, तो कहने का मकसद ये तो हमारे पास है कि जो है कि ये सारा जो है एक ही पैमाने से इसको आपको जांचना होगा, अदरवाइज फिर जब आप सब, क्योंकि अब आप डिसीजन दे चुके हैं तो जाहिर है उसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है, उसको एनालाइज भी किया जा सकता है। हाँ, अब ज़ेरे समात तो नहीं है। ज़ेरे समात अमीर अब्दुल्ला साहब हैं कराची से। जी अमीर साहब झंग से हैं जी। अमीर अब्दुल्ला साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप ये जो प्रोग्राम करते हैं, जो आम आदमी उसकी आवाज़ पहुँचाते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आप इस इशू पे बात करते हैं, आवाम को बराह रास्त सर बात करते हैं या इशू उठाने का, इस पे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। जी 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 हेलो जी, फरमाइए सर, अपनी बात कीजिए। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो इमरान खान साहब ने पहले हमारे से वादे किए थे कि मैं जब इलेक्शन में आऊंगा तो मैं पंजाब पुलिस को ठीक करूंगा, पंजाब पुलिस में रिफॉर्म लाऊंगा। इन्होंने 6 आईजी बदल डाले, लेकिन हम थानों में या आरपीओ या डीपीओ पहले तो ये बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, संगीन निताजी धमकियां। जब भी महकमा पुलिस के खिलाफ कोई दरखास्त देते हैं तो इसमें संगीन निताजी धमकियां, ये इशू नहीं उठाए जाते। अभी मैं जंग में था, मैंने जंग में मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन लाहौर में मैं एक छोटी सी जॉब करता हूँ। मेरे ऊपर किसी ने FIR दे दी तो मुझे तशद्दुद भी करवाया, मरवाया भी, और FIR पता लगा जी झूठी है, वो किसी आला शख्सियत ने दिलाई थी। ये पंजाब पुलिस को बुजदार साहब ने इतना क्यों नहीं ठीक किया? बुजदार के दौर में पंजाब पुलिस में करप्शन भी बढ़ गई है, लोगों के इशू भी नहीं। IG ऑफिस या किसी शिकायत सेल में जाते हैं, पहले वो बदतमीजी से पेश आते हैं। पहले जी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे इतनी, मोबाइल कैमरे वाले पे पहले क्यों इतनी बात करते हैं कि मोबाइल से बंदों की तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं कि मोबाइल ऑफ रखे। ये इशू क्यों नहीं क्रिएट होता? पंजाब पुलिस को बुजदार क्यों नहीं ठीक करता? अमीर भाई, देखें इमरान खान रिफॉर्म करने निकले थे, मगर पंजाब पुलिस, आपको पंजाब पुलिस जो है उसने इमरान खान को रिफॉर्म कर दिया है और ये समझा दिया है कि जनाब ये जो है ना, नहीं देखो ना, 6 बार IG को तब्दील किया है। आप अगर कोई एक्चुअल स्टेप लेना चाहते थे तो आप ले सकते थे, ठीक है। माना कि पंजाब पुलिस एक और आपके पास अलग मखलूक है, मैं मानता हूँ। KP का मॉडल भी था जिसे आपने फरोख्त किया इलेक्शन मंशूर के तौर पे। हाँ, तो अल्टीमेटली यही होता है ना कि जब आप करते हो तो फिर आपके जो लोकल बोलते हैं कि सर अगर ऐसा करो। वैसे अगर इन्होंने पंजाब पुलिस को ठीक नहीं किया ना
तो जब ये पावर में नहीं रहेंगे तो पंजाब पुलिस इन्हें ठीक कर देगी। वो तो ऑलरेडी कर रही है, ये तो गारंटी करे, लेकिन लिहाजा ठीक कर दें तो अच्छा है। मेरे ख्याल में एक मौका था कि जब साहिवाल इंसिडेंट हुआ, टीएलपी ने उन्हें ठीक किया, तो देखें आप रियासत कहाँ खड़ी थी। लेकिन साहिवाल इंसिडेंट पे एक मौका था कि उसको, उस इंसिडेंट को वो करके ये रिफॉर्म कर लेते। लेकिन 7, 8, 10, 15, 20 मौके थे जब काम नहीं करना होता ना तो आप नहीं करते। सर रिफॉर्म करने में नुकसान है ना, वही तो मैं मसलन आप पे पुलिस कैसे छोड़ूंगा फिर, वो तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और वहाँ के जो लोकल्स हैं और शायद बुज़दार साहब उसके अंदर शामिल हैं, उन्होंने यही बताया होगा ना कि सर फिर इस तरह मैनेज नहीं होगी। अच्छा, इन्होंने एक मासूमाना सवाल भी पूछा था कि बुज़दार साहब क्यों नहीं ठीक कर पा रहे सर। वो डस्का में ठीक करने की कोशिश की थी। नबील अहमद जो है रावलपिंडी से हैं, मुबीन अहमद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मुबीन। ज़ैदी साहब जरा हट के एक जरा सी छोटी सी बात कर रहा हूँ 1000 साल पहले की। जी सर। हाँ, वो सुल्तान महमूद गजनवी साहब का दरबार गजनी में लगा हुआ था। दरबान आते हैं, कहते हैं कोई बुजुर्ग खातून आई है शिकायत लेके, तो वो उसके पास बुला लेते हैं दरबार में। हाँ बड़ी भी बताएं क्या मसला है। वो एक दूर दराज इलाके का बताती हैं कि वहां पे डाकुओं ने हमला करके मेरे बेटे को मार दिया है। तो सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं बड़ी भी वो जगह तो बहुत दूर है। तो तारीख में लिखा हुआ है, बुढ़िया चमक के बोली अगर दूर जगह है तो फतह क्यों किया था, अपनी सल्तनत में शामिल क्यों किया था। वाह बात है। तो जनाब आली महमूद गजनवी ने अपना सर झुका लिया, बुढ़िया को मेहमान बनाया, फौज को भेजा, डाकुओं का कला कमा किया और अपनी हुकूमत, अभी भी हम 1000 साल भी उसका इंसाफ के जिक्र कर रहे हैं। क्या कहते हैं रियासत की अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया। और अच्छा आपने खुद ही कह दिया कि ये 1000 साल पहले की बात है। जाहिर है अब नहीं तो क्या तो नहीं, मतलब ये कि अब तो मोटरवे हो नहीं सकता, अब तो मोटरवे है, हो नहीं सकता। बात या तो समझाओ या मुकम्मल करो। समझाओ ये कि हुकूमत जो है ना सिर्फ वो 5 बड़े शहरों तक ही होती है, जो साइड पे आप चले जाएं तो वहाँ नहीं। लेकिन बात 1000 साल या 2000 साल की नहीं है ना, बात विल की है ना। फिर तो बात गवर्नेंस की है, विल की है। बिल्कुल। वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हैं तौसीफ अली राजपूत कराची से। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर फरमाइए। जी 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 सर एडवोकेट तौसीफ बात कर रहा हूँ। सर सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप लोगों ने इस इशू को उठाया है, नेस्ले टावर वाले को। इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों ने भी की कि देखें इन गरीब लोगों का इसमें क्या कसूर है कि जिन्होंने ये चीज़ें जगह खरीदी है। सबसे पहले तो उस इदारे का या उन लोगों ने जिन्होंने ये जगह अलॉट की, जब ये बिल्डिंग बनी है तो उस वक्त आपके इदारे या गवर्नमेंट उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। अब जस्टिस साहब ने जो है एक दिन में जो बड़े आसानी से उन्होंने कह दिया कि नेस्ले टावर को गिराया जाए। ये भी चीज़ तो देखें ना कि जो मेन कंसर्न इदारे हैं या जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनका क्या बिगड़ा है। उन्होंने तो रिश्वत ली है, जो भी चीज़ें ली और वो तो साइड हो गए, उनको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होता रहेगा जब तक कि आप मेन कल्प्रिट को जो है ना पनिश नहीं करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और वो जो जिन्होंने ये दिया होगा वो तो रिटायर होके कहीं याशी की जिंदगी गुजारेंगे और लंबे नोटों के साथ। सही बात वो तो आराम से बैठे हुए हैं। मुबीनुल इस्लाम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबीन साहब, सबसे पहले मुझे वसीउल्लाह खान साहब से पूछना था कि आजकल बख्शू कहाँ गया हुआ, आजकल किस काम में मसरूफ है, जरा उसका बता दें। बख्शू आजकल क्या कर रहा है। दूसरी बात ये पूछनी थी कि कुछ अरसे पहले आपने पाकिस्तान के साबिक वज़रा के बारे में, वज़ीर आज़म के बारे में बड़ी अच्छी बातें की थी। तो मैं सिर्फ एक याद दहानी कराता हूँ कि कराची में एक मेयर थे जनाब अफगानी साहब, 2 दफा के मेयर रहे और वो लियारी के 80 गज के मकान में उनका आखिरी वक्त गुजरा। तो कुछ ऐसे लोगों का भी अगर आप जिक्र करते रहा करें तो अच्छा हो गया ना। आपने कर दिया, हमने कर दिया, एक ही बात है। बहुत सही है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला आपको नामालूम अफराद से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन। हमें तो मालूम से भी डर लगता है। नामालूम अफराद की तवज्जो हमारी तरफ दिलाने का शुक्रिया। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी।
जी असलम खान है कराची से। जी कहाँ से? जी असलम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असलम भाई। जनाब आपने देखा होगा पिछले दिनों कोयटा में एक दिन दिहाड़े एक आदमी को मार दिया था गाड़ी से। जी। और उसमें कुछ दिन मुकदमा चला, कुछ अर्सा चला, तो वो वकील भी, वो जज भी, वो सारे उन सब ने बोला ये इसने नहीं किया है। तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान से गुजारिश है, ऐसे खुलम खुला बात होगा तो फिर कैसे अमन आएगा? सही बात है। ये चीज नीचे कराची के यहाँ हम जाते हैं, वकील बोलते इतने पैसे दे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना नहीं। ऐसे कैसे होएगा? सही बात, नहीं होगा बिल्कुल। ये मेरा ख्याल है मजीद अचकज़ई का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल वही अमीन अहमद हैं कराची से। जी अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक तवज्जो आपकी दिलाना चाह रहा था एक और ये कब्जा माफिया की तरफ। लियाकताबाद 8 नंबर, 9 नंबर, गरीबाबाद, कासमाबाद में 5-5 मंजिला टावर बनाए गए हैं जो बहुत बड़ी भत्ता देकर बनाए गए हैं, जिसकी बहुत जबरदस्त तरीके से भत्ता देकर एनओसी दी गई है। और इसमें वो लोग शामिल हैं जो 50,000 मुकदमात में कैद थे जेलों में, वो जमानतों पर आए, वो पैसा पता नहीं कहाँ से लेकर आए, और उनके साथ जो पार्टनर हैं वो भी न जाने कहाँ से पैसा लाएंगे। 1-1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ 5 मंजिला बिल्डिंगों पे हुई और बिल्डिंगें बनी, और कई दफा तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई, और वो कहते हैं जाओ वीडियो बनाओ, जियो पे दिखाओ, डॉन पे दिखाओ, किसी को भी दे दो हमारी वीडियो बना के, हमारी तरफ कोई आएगा नहीं। वो वाकई में कोई आता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। कच्ची आबादी में इस कदर बिल्डिंगें बना दी गई है बनाकर। अमीन भाई आपने कहा कि उनके ऊपर बहुत केसेस भी हैं, तो जाहिर है आप कुछ फरमा सकते हैं कौन हैं ये लोग? ये लोग पीएसपी में शामिल हैं। अब ये लोग, इनकी पार्टी रुकनीत ये है। ओके बस हो गया, बस बात हो गई, कह दी आप। दूसरी बात ये कि आप अपने प्रोग्राम को में थोड़ी सी बुराई कर दिया करें किसी बड़े इदारे की, ताकि वो नोटिस लें। वो इस तरह तो नोटिस लेंगे नहीं मेरे ख्याल से। तो क्या हम अच्छाइयां बयान करते रहते हैं? सब बड़ी बुराइयां की हैं, बड़ी बुराइयां की हैं, फिर भी कोई नोटिस नहीं लेता। बड़ी एफर्ट है। कल आपने उसको बुलाया हुआ था फहीमुज्जमा साहब को, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कुछ बताया और आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। कोई नोटिस तो ले। अब हमारे जिम्मेदारी तो प्रोग्राम करना है। नहीं अब ये नहीं कह रहे कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बात तो इनकी बिल्कुल सही है कि वो अब इतने ढीठ हो गए हैं ना सर कि आप कुछ भी कर ले, आप दिन रात प्रोग्राम करें, आप उनके घर खड़े होकर 124 खुद दिन इनकी बात का, अच्छा ये खुद इनकी बात का किसी ने अभी बताया ना कि नोटिस नहीं लिया कि जियो पे जाके वीडियो हाँ वो जो करना है कर लो यार। अच्छा ये आज 2 दिन के लिए वायरल भी नहीं होगी। आज की बात नहीं है, मेरा अपना तजर्बा ये है, जाहिर है हम सब ने शुरू में प्रिंट में किया, और हम अगर कोई करप्शन स्कैंडल किसी का वो लेके भी आते थे सामने, तो वो आदमी और ज़्यादा मशहूर होता था उससे, और वो जो है ना और ज़्यादा इम्प्यूनिटी के साथ वो शुरू हो जाता। नहीं लोग पे पता है पढ़ के क्या कहते थे कि सर ये बंदा अगर काम करवाना है तो इससे बात करो। दिस इज कॉल्ड रिवर्स मार्केटिंग होती है सर, रिवर्स मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग, रिवर्स स्विंग। बदनाम होंगे तो क्या नाम? मोहम्मद इसाक हैं कराची से। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सर मैं आप लोगों से ये क्या यानी कहूँ जिसको शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे शहर कराची के और इस मुल्क के दुख और गम। जी फरमाए क्या ये जो पिछले दिनों से ये जो तकरीबन पिछले 15-20 दिन पहले से जो पहले TLP का खेल चल रहा था, फिर उसके बाद और मुख्तलिफ खेल शुरू हो गए, फिर वो ज्वाइंट असेंबली का सेशन हुआ, उसमें खेल हुआ, ये खेल ही खेल हो रहा है। और अब ये नस्ला टावर का खेल, और ये खेल कब खत्म होंगे? कोई आप इसमें हमें कुछ बता सकते हैं कि ये खेल खत्म होंगे या नहीं होंगे? इसी तरह खेल चलते रहेंगे, गरीब पिसता रहेगा? जी ऐसा ही होता रहेगा इसाक भाई। इसका जवाब हम काश दे पाते। खिलाड़ी मर जाएंगे, नए खिलाड़ी पैदा हो जाएंगे, तमाशबीन मर जाएंगे, नए तमाशबीन। कामरान अली साहब हैं नवाब शाह से। जी कामरान। बेतहाशा बढ़ रही हैं कीमतें पेट्रोल की, कार वालों को जरा होशियार रहना चाहिए, और फिर बजट की आमद है अवामुल नास को सब्र करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाह क्या बात।
वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली हमाद अजहर साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि वजीर तवानाई हैं सर वो जी, वजीर तवानाई मुमलिकत के जो हैं हमाद अजहर, वो कह रहे हैं कि भाई आप एक तरफ तो बिजली का इस्तेमाल ज्यादा करें सर्दियों में, हमारे पास बहुत वाफर बिजली है, और दूसरी तरफ वो नवाबशाह के अंदर हेस्को जो है वो 8 घंटे की लोड शेडिंग कर रहा है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो सर ये बहुत ज्यादती हो रही है। ये गर्मियों के अंदर भी यही होता रहा है और अब सर्दियों के अंदर भी यही हो रहा है, बल्कि अब तो सुबह से शाम तक लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि मौसम ठंडा है, कोई परवाह नहीं है, ना स्कूल की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। केस की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। काश मैं कह सकता कि इसके बावजूद कि आपका बिल कम आएगा, क्योंकि नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा तो डबल। अच्छा ये ना, अगर ये कामरान अली नवाबशाह से जून जुलाई में कर रहे होते तो इनकी आवाज़ में दुगना सोज होता। ये तो अभी सर्दी की वजह से कुछ कम है। एक वक्फा ले लें। अहमद खान है लाहौर से। जी अहमद साहब। जी सलाम जी। मैं पहले तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग शो। मतलब कि आप लोगों का जो स्लॉट है, मतलब मज़ा आता है, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, थोड़ा सा टायर का भी एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अप्रिशिएट यू गाइस। दूसरा मेरा जो सवाल था वो एक्चुअली थोड़ा जर्नलिज्म और मीडिया से रिलेटेड ही है। देखिए हमने जैसे ITI पिछले कोई 8-9 सालों से एक एक्सट्रीम लेवल की पोलराइजेशन है मीडिया में, दिखता है कि एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। लेकिन अभी ये रिसेंट ईयर्स में ये भी होने लग गया है कि मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हो गई हैं जर्नलिस्ट कि वो अब जर्नलिस्ट नहीं लगते, वो बेसिकली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन लग रहे होते हैं। तो मतलब और आप लोग मतलब इसलिए मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगी कि किस्म का बैलेंस मेंटेन करते हैं। मतलब अभी जो ऐसे जर्नलिस्ट है जिनको मैं एक्चुअली अगर आप ट्विटर पे फॉलो करें तो बड़े प्रोग्रेसिव हैं सब, मतलब जिस तरह के न्यूट्रल ओपिनियन आप एक्सपेक्ट करते हैं या थोड़ा बहुत, लेकिन वो जिस तरह आप लगते हैं जैसे TMNL के स्पोक पर्सन, मतलब हद हो गई है, मतलब कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, मतलब लोगों की बस चली जा रहे हैं जिस तरह चल रहे हैं। और दूसरा एक लास्ट चीज़ थी कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने PTI को वोट किया था, और खुद नहीं किया था बल्कि पूरी फैमिली को भी करवाया था। तो जब पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो कुछ प्लेयर्स के जिनके नाम आए थे उनके खिलाफ मसला जा रहा था, तो एक अपॉलॉजी फॉर्म सर्कुलेट हुआ था। तो मैं ये कह रहा था कुछ ऐसा भी हमारे लिए भी कोई अपॉलॉजी फॉर्म सर्कुलेट करवा दें जिन्होंने PTI को। आप 2023 में अपॉलॉजी फॉर्म समझिएगा जो भी आप एक्सरसाइज करें। दूसरा आपने बात अपॉलजी फॉर्म आला थे वैसे ये बात इनकी है, और ये एक तासुर ज़रूर फैल रहा है कि बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो ख़ास एक नुक्ता नज़र सबका होता है इसमें, लेकिन ये कि ख़ास जमात को जो है अगर फेवर करते हैं तो जाहिर है वो फिर तासुर से बात आगे निकल गई है। हाँ अब स्टेप मतलब खैर नहीं, अब आपको पता है कि अगर आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है तो आप यहाँ जाएंगे। हाँ आपने वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, और अगेन मतलब सबकी एक अपनी। जी आप कुछ कह रहे थे। मुक़द्दस जराल हैं लाहौर से। जी मुक़द्दस। ताहिर हुसैन हैं कराची से। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम से। माइड आर्ट्स के मुतालिक कुछ बात करने की जसारत कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा बच के। हाँ थोड़ा सा बच के। तो ये जो हुक्म खुदाबंदी देते हैं, समझे, माइड आर्ट समझ के, तो अब ये है कि ये जो ऑप्शन है कि भाई अदालत जो है इंसाफ देती है। हाँ कानून तो खैर है मगर इंसाफ देना होता है। जी कानून अलग चीज है और इंसाफ अलग चीज है। बिल्कुल जी बिल्कुल है ना। तो अब ये कि अब ये ऑप्शन जो है इससे भरोसे का खत्म होता जा रहा है। क्यों कि जनाब इज्जत वहाब साकिब निसार साहब ने खुद कहा कि मैं पागल हूँ जो कोर्ट जाऊं। अब फैमिली मैटर्स के छोटी छोटी अदालतों में ये रवैया होता है, जो बच्चा मेंटेनेंस नहीं दे पाता फैमिली मैटर में वो जो है सजा भुगतता है और नॉन पेलेबल गिरफ्तारियां होती है। जी तो इस सिलसिले में जो है मैं ये कह रहा हूँ कि साहब बहुत ही यानी कि बड़ी कर्बो बला का आलम है, समझे। ताहिर साहब आप स्टे ऑर्डर का आपने जिक्र नहीं किया।
जो कि मिनी फैसला होता है, बहुत चीज़ों का जिक्र हो हाँ, सकता है सर। अब मतलब अच्छा देखिए, एक बात वही होती है कि जजेस जो हैं वो इंसाफ अल्लाह का काम होता है, और वो ज़मीन पर अल्लाह के जो है नुमाइंदे के तौर पर इंसाफ कर रहे होते हैं। बदकिस्मती है हमारे यहाँ इंसाफ इतना महंगा हो गया है कि किसी भी आम आदमी की पहुँच में नहीं है। हम आप भी इवन किसी केस को परसू करने के लिए वो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कि हम कुछ कर लें। तो ये सोचना होगा बिल्कुल। चीफ जस्टिस माजी में भी ये वाले भी कहते हैं हम पर कोई दबाव नहीं है और हम आज़ादी से फैसले करते हैं। आपने बिल्कुल फैसले करने हैं। तुम अगर शायरी करते हैं ना तो तुम्हारा तखल्लुस मैंने सोच रखा है क्या। अच्छा वो बात मुबशिर ज़ैदी मासूम नहीं, लेकिन मसला ये कि देखिए इफ्तिखार चौधरी की दौर में गोल्डन चांस था कि आप नीचे जो है निचली जुडिशरी को, निचली अदालतों में रिफॉर्म्स करते, मगर उन्होंने दोस्तियां पाल के दौर में भी गोल्डन चांस था। तो उन्होंने जो है मॉडल कोर्ट्स बनाई और उसके बाद हैं मॉडल कोर्ट्स। हाँ, हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। बचपन में आपने कभी वो F-16 के मॉडल बनाए हैं? वो उड़ते नहीं थे। एनीवे, मुक़द्दस जनरल साहिबा है, मे बी थर्ड टाइम्स द चार्म। जी मुक़द्दस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, फरमाइए। जी सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करूंगी, मुबशिर ज़ैदी साहब को, वसीतुल्लाह खान साहब को, ज़रार खोरो साहब को। सर मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है और मैं इस वक्त लाहौर में पढ़ रही हूँ और मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के नाम से हमारी एक तंजीम है, उसकी मेंबर हूँ। मैंने ये कॉल आज इसलिए की है कि हम आज हमारा मुल्क भर में हमारी तंजीम ने जो है स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च किए, तलबा यकजहती मार्च। तो हम ये मार्चेस जो हैं 2017-18 से कर रहे हैं और हर साल हमारी डिमांड्स जो हैं वो जूं की तूं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हर साल हमारे पास हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, हमसे वो जो है हमारे मुतालबात पे वो कहते हैं कि हम अग्री करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ सुनते नहीं। तो मैं अपने आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी 3-4 डिमांड्स जो मेन डिमांड्स हैं उन पे बात करना चाहूँगी। एक तो हमारा जो सबसे मेन डिमांड है वो ये है कि तलबा यूनियंस पर जो पाबंदी है जो कि 30 साल पहले लगाई गई थी वो ख़त्म की जाए। और दूसरी जो हमारी मेन डिमांड है जो कि बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट मैं खुद भी बड़ा कुछ फेस किया है और मतलब वो मैं समझती हूँ कि बड़ी ज़रूरी है कि हर कैंपस में जो है जिनसी हरासानी के कानून के तहत कमेटियाँ तश्कील दी जाएं और उनमें जो हमारी फीमेल की जो है नुमाइंदगी वो तालिबात की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। हमें जब यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योरिटी के नाम पे या किसी भी तरह से प्रोफेसर जो हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हरासमेंट के केसेस फेस करने पड़ते हैं, तो जब हम मसाइल अपने लेके किसी के पास जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आपने अपना मुंह बंद रखना है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें मैं दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मतलब मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तीसरा क्या है इसमें? एक हमारी हमने डिमांड ये भी रखी है कि जो सिंध और बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ को छावनियाँ बना दिया गया है और अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि कोयटा में 13-14 दिनों से धरना चल रहा है। बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो सब जो है वो प्रोटेस्ट पे हैं, उनके 2 साथियों को उठा लिया गया। तो दिन दहाड़े हॉस्टल के अंदर से यूनिवर्सिटी गेट से लेके हॉस्टल तक जहां 700 एफसी के एहलकार मौजूद हों, वहां से कैसे 2 स्टूडेंट्स को हॉस्टल के अंदर से उठा लिया गया और उनके ऊपर बात भी नहीं की जा रही और उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उस वक्त कैमरास बंद थे, जबकि खवातीन के हॉस्टल के वॉशरूम्स तक कैमरास लगे हुए हैं। तो इस तरह की वीडियोस जब सामने आती हैं तो इस तरह के जो हमारे मुतालबात थे हमने उस पे मार्च किए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात रखना चाहती हूँ कि हमारी जो है हर साल हमें कोई ना कोई आके ये तसल्ली दे जाता है कि आपके हम लोग ये बात ले जाएंगे असेंबलियों में, हम इस पे डिबेट रखेंगे, हम आपका बिल पास करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बात अपनी मुकम्मल की है और हम सपोर्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स की। हमने बलूचिस्तान के बारे में बात भी की, लेकिन फ़िलहाल आप आवाज़ उठाती रही। ये आवाज़ जो है ये उठाना ज़रूरी है।
आगे क्या होता है नहीं होता है, मेरे ख्याल में वो बात की बात है। जब तक आप आवाज़ उठाते रहेंगे तो प्रेशर कम से कम रहेगा। एटलीस्ट एक ऑन द रिकॉर्ड चीज़ तो आती है और कुछ नहीं। तो वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कॉल देने से पहले बस मैं एक बात का जिक्र करना चाह रहा था। मुझे एक मैसेज आया था एक साहब से जिनकी अहलिया बेड रिडन है काफ़ी सालों से, और ये हालत है कि वो खाना नहीं खा सकती और ट्यूब से के ज़रिए उनको खुराक दी जाती है, और इंश्योर्ड, प्रोटीन बूस्ट, ग्लूसरना, इन तरह की चीज़ों पर वो ज़िंदा है, और ये हालत है कि एडल्ट डायपर्स तक पहनने पड़ते हैं। अब उनकी कंप्लेंट ये है कि इन सारी चीज़ों पर, एक तो ये पहले भी बहुत महंगे हैं, लेकिन इनके ऊपर तकरीबन 17-18% जनरल सेल्स टैक्स भी लगती है। अब माना कि हुकूमत को रेवेन्यू चाहिए, लेकिन ये हैं लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स। अब अगर ये उनको नहीं मिलेंगी तो और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं रहती, और यकीनन इस तरह के हज़ारों लाखों लोग होंगे, शायद आप भी जानते हो, आपकी अपनी फैमिली में भी हो। तो अगर फ़र्ज़ करें कि 3700 का प्रोटीन पाउडर का एक टीन आता है, तो जीएसटी लगाने के बाद वो तकरीबन 450 का होता है, और इस स्पीड के साथ आपको हर दिन ये खरीदने पड़ते हैं। तो अगेन मुझे पता है इसको लग्जरी आइटम्स ना समझा जाए, आइटम ना समझा। ये ज़िंदगी को महफूज करने बचाने वाले आइटम्स हैं, तो इस पे थोड़ा सा क्रिएटिवली गौर कर लें। क्रिएटिवली गौर कर लें। कमाना है, टैक्स रेवेन्यू कमाना है तो कहीं और से कमा लें। इन चीज़ों को अगर एग्जेम्प्ट कर दें या रिड्यूस कर दें तो मेरे ख्याल बहुत लोगों की दुआएं मिलेंगी। हसनैन अब्बास हैं कोयटा से। जी हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, सबसे पहले तो आप तीनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस बेहतरीन प्रोग्राम की। सर दूसरा इशू जो डायरेक्टली मैं स्पेसिफिक इशू पे आता हूँ, कोयटा कराची से आते हुए एक विंदर चेक पोस्ट आती है पाकिस्तान चेक पोस्ट के नाम से। जी। ठीक है, 3-3, 4-4 घंटे आवाम को वहाँ पर बेकार खड़ा किया जाता है, जलील किया जाता है, बसों से उतार के चेक करते हैं, फिर उसके बाद उनको 3-3, 4-4 घंटे करने के बाद वो खड़ा करके वापस भेजते हैं। और मजे की बात है, सबको पता है स्मगलिंग होती है टायरों की और तमाम तरह सामान की, पैसे आवाम के सामने लेते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। भाई आपके जज्बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। नहीं, वो जिस पे बीती होती है ना, जाहिर है वो फिर अपना जाहिर है उन्होंने बात करनी होती। बिल्कुल चेक पोस्टों के ऊपर जो है बहुत सी चीज़ें होती है, कस्टम वाले अलग वो कर रहे होते हैं, आपको पता है और सबको पता है। मतलब मैं गया था चमन के पास, अगर आप जाएं तो वहाँ चेक पोस्ट लगी हुई है और 7 पगडंडियाँ हैं जहाँ बच्चे नए टायर जो है ना वो छड़ी से लेते हुए जा रहे होते हैं, और वहाँ कोई नहीं देख रहा होता, सड़क से जो आ रहा है उसके भाई तुम टायर स्मगलिंग कर रहे हो। आपको 50-50 वाला? हाँ, वो पूरी गाड़ी की तलाशी लेते हैं और कहते हैं कि आगे निकल जाओ, गाड़ी की छत के ऊपर तोप होती है। मुझे वो वाला याद है, काश मेरे पास वो क्लिप होता है यार, बड़ा फिट होता है। तो ये तो मेरा अपना आंखों देखा है कि यार बच्चे नए टायर, पन्नी चढ़ी हुई है और वो खेलते हुए जा रहे हैं साइडों से, और जो है चेक पोस्ट है, पूरा स्किट है, जबरदस्त है। जनाब आज के लिए इतना ही, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।